हाय बच्चे लोग, सोहम सर, फिजिक्स, आराध्या क्लासेस। हाँ, आज लेक्चर नंबर 9 फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्वेश्चन नंबर 13। इससे पहले वाला वीडियो देखा ना, लेक्चर नंबर 8? नहीं देखा? अरे 1 घंटे का वीडियो है पूरा, 55 to 58 मिनट्स का। उसमें पूरा म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, सारा डिस्कशन हो गया। सिर्फ एनर्जी का पोर्शन बाकी था, वो आज ले रहा हूँ। इंडक्टेंस का एनर्जी आज समझाना है। वही तो बहुत धांसू वीडियो था, देख क्या जोरदार है। हाँ, इन वन मोर थिंग, गूगल प्ले स्टोर पे आराध्या क्लासेस का ऐप आ गया है, तो डाउनलोड नहीं किए कर ले, रह जाएगा। स्टडी मटेरियल्स, वीडियोस, लाइव लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, अटेंडेंस और बहुत से फीचर्स हैं, लॉट्स ऑफ फीचर्स। जस्ट डाउनलोड इट, है ना। चला जा। इंडक्टर क्या है? पहले ये तो स्टोरी हम जानते हैं कि भाई ये कोई कॉइल है, समझो ये कॉइल है, समझ ऐसा। इसमें करंट सप्लाई होगा तो ऑब्वियसली ये अपना मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट करेगा। तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड इसके सराउंडिंग हो जाता है, खुद का ही मैग्नेटिक फील्ड है, खुद ने इंड्यूस किया है, ठीक है। अब if we make some changes, some variations in the current, the flux associated with this coil also change, और फ्लक्स में चेंज होने की वजह से ये इसके अंदर EMF जनरेट हो जाएगा। हाँ, इंड्यूस्ड EMF बन जाएगा, ये तो पता है ना, ठीक है। इसी को बोलते हैं इंडक्टर, और किसको बोलेंगे? हाँ, अच्छा, लेकिन ये खुद की ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन के चेंजेस की वजह से खुद ही इंड्यूस हो रहा है, तो ये सेल्फ इंडक्टेंस है ना। अच्छा, इसको सर्किट में अपने, मैं आ रहा हूँ इस टॉपिक पे आ रहा हूँ। तो सर्किट देखा कभी? जैसे हम लैब में गए तो वायर पड़ा होता है ना, उसके अंदर जाके सब कनेक्ट करने लगते हैं। तो जैसे ये रहा, देख लैब में कोई वायर पड़ा है, सबसे पहले अपन क्या लगाएंगे? एक बैटरी लगा देते। चलो, तो बैटरी दिखता तो ऐसे बड़ा है, तो क्या वो ड्रॉइंग करेगा? नहीं। इतने बड़े बैटरी को सिर्फ एक सिंबल से दिखाना है, ऐसा प्लस माइनस, तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्ट किया है। फिर सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस लगाना है, तो रेजिस्टेंस तो रियोस्टेट होता है ना स्टैंड पे, ऐसा जॉकी को आप इधर उधर करते हो। हाँ, लेकिन वो ड्राइंग करेगा क्या? नहीं ना। तो उसका सिंबल ऐसा, इसको बोलते हैं सर्किट सिंबल। ये हो गया रेजिस्टेंस। फिर कैपेसिटर भी होता है ना, 2 प्लेटों वाला। अच्छा, कैपेसिटर कैसा दिखता है? तो दिखाया था ना मेरे लेक्चर्स में मैंने, कैप्सूल जैसा, छोटे छोटे कैप्सूल। हाँ, तो यहाँ पे कैप्सूल ड्रॉ करेंगे? नहीं, कैपेसिटर को भी सर्किट सिंबल से ड्रॉ करते हैं, 2 प्लेटें बनाते हैं सिर्फ ऐसा, 1 और 2। ये हो गया कैपेसिटर, ठीक है। वैसे इंडक्टर को भी सर्किट में ड्रॉ करना है, तो छोटा सा ऐसे कॉइल बनाना है सिर्फ यूं। ये हो गया इंडक्टर। समझा आगे? नहीं समझा? हाँ, तो इंडक्टर का सर्किट सिंबल ये रहा। अब जब इसमें से करंट फ्लो होगा और करंट वेरिएशन करेगा, तो ये अपना इंड्यूस EMF बनाएगा। तो इस कंपोनेंट को, कंपोनेंट मतलब इस सर्किट में 4 कंपोनेंट है, ये सारे कंपोनेंट कहलाते हैं बैटरी, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, इंडक्टर। दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट। हाँ, इन चारों में से ये वाला कंपोनेंट है वो सेल्फ इंड्यूस हो रहा है ना, तो इसको बोलते हैं इंडक्टेंस होना। तो क्या लिख सकते हैं डेफिनेशन? द कंपोनेंट ऑफ द सर्किट विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज कॉल्ड इंडक्टर। सिंपल है। चल, तो डेफिनेशन लगा देते हैं मस्त। डेफिनेशन हल्का फुल्का लगा देते हैं, और क्या है। चल, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, अरे यार, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट in which self EMF induced, या उसका प्रॉपर्टी ऐसा है, इज कॉल्ड इंडक्टर। सिंपल डेफिनेशन है ना। इसका सर्किट सिंबल क्या है? सर्किट सिंबल, सर्किट सिंबल ये रहा ना, सर्किट में ड्रॉ करना है तो ऐसे ड्रॉ करेंगे, प्लस माइनस, और इसका सिंबल है L, डिनोटेड बाय L, सेल्फ इंडक्टेंस।
अब देख दोस्त, सबसे दांसू चीज, तू लेंज लॉ तो जानता है ना, कि जब भी ऐसा इंड्यूस ईएमएफ होता है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से ईएमएफ बनता है। दैट ईएमएफ ऑलवेज अपोजेज द कॉज विच प्रोड्यूस इट। ऐसी वजहों का वो अपोज करता है जिनकी वजह से वो ईएमएफ पैदा हुआ है। इस वजह से ये ईएमएफ हमेशा अपोजिट होता है, ठीक है। तो इसमें भी जो ईएमएफ है वो अपोज करेगा। तो इस टाइप के ईएमएफ को हम बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक ईएमएफ। यस, हियर इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कॉल्ड बैक ईएमएफ ऑल्सो। अच्छा, बैक ईएमएफ है तो ये क्या करेगा पता है? करंट के वेरिएशन का, चेंज इन करंट का अपोज करेगा। अपोजेज चेंज इन करंट। रुक समझाता हूं पहले, ये बहुत तगड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैं रेड कवर कर रहा हूं। ये इंडक्टर का मेनली ये फंक्शन है, ये काम करता है सर्किट में। वो पूछा जा सकता है एग्जाम में 1 मार्क्स का VSQ या ऐसा कुछ भी, कि भाई व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंडक्टर इन द सर्किट। मेनली द फंक्शन ऑफ इंडक्टर इज टू अपोज द चेंज इन करंट। अपोज क्यों करेगा? सीधी सी बात है यार, इसके अंदर जो फ्लक्स आया वो करंट की वजह से आया। अब करंट तेरा फ्लक्चुएट प्लस माइनस बढ़ रहा है, घट रहा है, तो ये फ्लक्स भी बढ़ेगा घटेगा, तो ईएमएफ पैदा होगा इसमें। वो ईएमएफ को पता चल गया ना कि मैं क्यों पैदा हो रहा हूँ, ये करंट के वेरिएशन की वजह से, तो उसका अपोज करेगा। तू भाई वेरी मत कर, चेंज मत हो बार बार, अपने को पैदा होना पड़ता है। हाँ, ऐसा ईएमएफ बात करता है ना उससे, ठीक है। तो ये जो बैक ईएमएफ है, इट अपोजेज द चेंज इन करंट। अच्छा, इसका बहुत तगड़ा यूज होता है हमारे होम सर्किट्स में। तेरे घर में पता है जो करंट सप्लाई आता है ना, वो फ्लक्चुएट होता रहता है। हाँ, उसकी वजह से बहुत से सर्किट उड़ सकते हैं। धड़ाम, ट्यूबलाइटें उड़ जाएगी रोज की 2, रोज 2 नई ट्यूबलाइट लगाना, तो नहीं उड़ती ना अभी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये इंडक्टर लगा हुआ है। जैसे ही अपने घर के सप्लाई में फर्क पड़ता है, इंडक्टर उस फर्क को मैनेज करता है कि रुक भाई, चेंज नहीं होना है। हाँ, ये अपना घर है, इधर चेंज नहीं होने दूंगा, है ना। सिंपल सी चीज है, इंडक्टर लगा दो। अब कितना भी फ्लक्चुएट होकर आए करंट, ट्यूबलाइट को फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि ट्यूबलाइट के अंदर जो करंट खींचेगा ये इंडक्टर, वो उसको चेंजेस को स्टॉप करेगा। रुक, चेंज मत हो, अंदर सीधा शांति से आ और निकल जा। हाँ, है ना। यस, तो इट अपोजेस द चेंज इन करंट। अच्छा, ये बात है। अब तू समझ दोस्त कि सर्किट में तुझे करंट स्टैब्लिश करना है, मतलब करंट को सर्किट में घुसना है, तो इस बैक ईएमएफ के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ईएमएफ तो उसको रोकेगा, है ना। हाँ, तो यहां पे लिख सकते हैं अपन कि टू स्टैब्लिश करंट इन सर्किट वर्क शुड बी डन अगेंस्ट दिस बैक ईएमएफ, है ना। हाँ, अब हमारा मेन काम क्या है आज की थियरी में? मेन काम है एनर्जी को एनालिसिस करना। चल ठीक है, इंडक्टर के अंदर एनर्जी आया कहां से, किसने डाला? क्या हमने इंजेक्ट किया? नहीं ना। तो देख, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने जो पढ़ा है फिजिक्स में अब तक, एनर्जी आता कहां से है? ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई वर्क होता है, वो वर्क उसके अंदर जाता है, स्टोर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। वर्क मैंने किया, मेरी मेहनत उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाती है और ऑब्जेक्ट के अंदर जाके अपना एनर्जी फॉर्म ऑक्यूपाई कर लेती है ना। तो इंडक्टर में भी एनर्जी आया कहां से होगा? किसी न किसी ने इंडक्टर पे वर्क किया होगा, है ना। तो किसने किया वर्क? ये करंट ने अंदर आने के लिए मेहनत की ना। हाँ, तो यही जो वर्क होता है, इट इज स्टोर्ड इनटू द इंडक्टर इन फॉर्म ऑफ इट्स मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो चलो लिखते हैं, वर्क रिक्वायर्ड टू स्टैब्लिश करंट, work required to establish current in
circuit is stored into inductor in form of its मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला हमको अभी लाना है। तो अपने को ये तो पता चल गया दोस्तों कि इंडक्टर के अंदर एनर्जी आया कहां से, तो वर्क के माध्यम से आया, ठीक है। अब उस वर्क को फाइंड करना है, तो चल आ जा। मान ले किसी इंस्टेंटेनियस टाइम पे तूने देखा सर्किट को और तुझे लगा कि अब इतना करंट है, इसके लिए क्या रेट ऑफ वर्क होगा, तो चलो 8 एनी इंस्टेंट t is equals to t टाइम, रेट ऑफ वर्क, रेट ऑफ वर्क, वर्क तो सिर्फ ये होता है, रेट ऑफ मतलब d बाई डी टी। अच्छा d बाई डी टी है तो ये तो पावर होता है ना, हाँ पावर का तो फॉर्मूला जानता हूं मैं, वी आई, इलेक्ट्रिक मामलों में पावर का फॉर्मूला होता है वी आई ना, तो यहां पे भी वी आई, लेकिन वी नहीं है अपने पास, ई एम एफ है तो ई आई, सिंपल है। चल इक्वेशन 1, ओके। मेरा पूरा फोकस है कि यहां पे मैं वर्क फाइंड करूं और वही जो वर्क आएगा दैट विल बी माय आंसर ऑफ एनर्जी, ओके। चल ठीक है, अब ये ईएमएफ का चक्कर है तो उसके लिए थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे यहां पे, है ना। चल ठीक है, आजा। देख भाई ये सर्किट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो रफ वर्क है ना ये आईएमपी है बहुत ज्यादा, तुझे हर बार काम आएगा। जैसे तेरे पास एक सर्किट है, देखिए ये रही, ठीक है, ये रही सर्किट। इस सर्किट में 3 अलग अलग कंपोनेंट लगा दिए, जैसे यहाँ पे लगा दिया रेजिस्टेंस, यहाँ पे लगा दिया कैपेसिटर और यहाँ पे लगा दिया एक इंडक्टर। सप्लाई कौन सा आ रहा है इसको क्लैरिफाई नहीं कर रहा हूँ, एसी भी आ सकता है, नो प्रॉब्लम। एसी तो भी तू पढ़ा नहीं होगा, चैप्टर 7 आएगा, ठीक है। एसी डीसी के झंझट में मत पढ़, तू जो सिखाना चाह रहा हो वो सीख। ये हो गया तेरा इंडक्टर। अब मैं बोलूं कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, तो वोल्टेज अक्रॉस दी रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज तेरा ड्रॉप हो जाएगा, तो हमको फॉर्मूला पता है, वोल्टेज अक्रॉस दी रेजिस्टेंस इज आई आर, पता है ना। वैसे ही मैं बोलूं कि वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर क्या है, भैया कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज खाएगा ये, तो कैपेसिटर का वोल्टेज हमको पता है Q बाय सी, Q अपॉन सी, पता है ना। वैसे ही इंडक्टर के अक्रॉस क्या वोल्टेज लेना होता है, तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज लेना होता है -L di बाई डी टी, जिसको हम EMF बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं VL के नाम से बता रहा हूँ ताकि ये सीक्वेंस बना रहे। तो ये बहुत बेसिक सी जानकारी है जो बच्चों को आती है लेकिन दे डोंट नो हाउ टू यूज। एग्जाम में पूछते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर फाइंड करो, बच्चों को फॉर्मूला ही नहीं पता होता है, लेकिन जब बच्चों को दिखाया जाए कि ये, अरे हाँ सर ये तो मुझे पता है कि ये तो इंडक्टर का ईएमएफ है, तो अरे जो उसका ईएमएफ वही उसका वोल्टेज है, ये रहा ना फार्मूला, हाँ। फिर कैपेसिटर, ये सबको याद होता है, ओहम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर, लेकिन ये तीनों चीजें अब याद रखनी है आपको, बार बार आएगी चैप्टर 7 एसी सर्किट में, है ना। चलो इसको ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ओके। तो यहां पे बात इंडक्टर की हो रही है, तो ईएमएफ को क्या लिया जाएगा भाई, तो लिख दो एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, दिस ईएमएफ इज -L di बाई डी टी। इसको इक्वेशन 1 में रख दो, dw बाई डी टी, इसकी जगह रख दो -L, माइनस इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग द लेंस लॉ एंड अपोजिट नेचर, सो वी विल टेक मैग्नीट्यूड ओनली, ओके। क्योंकि ये पावर है ना, तो पावर पॉजिटिव ही होता है, हाँ। डी टी कैंसिल, तो फाइनली हम यहाँ पे पहुंच गए, dw इज इक्वल टू Li di। अब क्या करना है भैया, ये तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क है, थोड़ा सा किसी इंस्टेंट पे इतना सा करंट अंदर जाने दिया, उसके लिए ये मेहनत लगती है, लेकिन बहुत सारा करंट अंदर जाने देना है, तो बहुत सारा वर्क लगेगा, वो इसके इंटीग्रेशन से मिलेगा कि नहीं, यस। तो नाउ इंटीग्रेशन, चलो यहां पे आना पड़ेगा भैया, कैमरामैन थोड़ा यहां से एडजस्ट करना आप, dw इज इक्वल टू Li di, कर दो इंटीग्रेशन, और क्या है,
हाँ हो गया इंटीग्रेशन, चला जा। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होगा डब्ल्यू एल, आई का क्या होगा। अब मैं इंटीग्रेशन सिखाना है 12वीं के बच्चों को, यार आता ही होगा ना, I²/2। हाँ तो फाइनली वर्क का फॉर्मूला मिल गया, हाफ LI स्क्वायर, हाफ LI स्क्वायर आंसर। इतना वर्क लगेगा सर्किट में 0 से लेके I तक का करंट डालना है। तो मान ले तुझे 0 से 5 एम्पियर तक का करंट डालना है, तो इस I की जगह 5 लिख दे, है ना। तुझे 0 से 7 एम्पियर तक का करंट इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे 7 लिख दे, सिंपल है ना। तो 0 to I लेवल का करंट स्टैब्लिश इनटू द सर्किट, द रिक्वायर्ड वर्क इज दिस, हाफ LI स्क्वायर। अच्छा, ये जो वर्क करेंगे वही अंदर जाके एनर्जी बनेगा, तो लिख ले दिस वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। सो हियर एनर्जी stored into the inductor denoted by U, half LI square। U से भी डिनोट करते हैं, बहुत बार कैपिटल V से भी डिनोट करते हैं, लेकिन पंगा क्या होता है ऐसे मामलों में, वोल्टेज को V लेते हैं ना, तो फिर यहाँ पे V लेना फिर प्रॉब्लम होता है, इसलिए U से डिनोट करते हैं हम ज्यादातर। तो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इनटू द इंडक्टर, पक्का। अब एक छोटी सी बात, इसको तू कंपैरिजन देखा कभी? नहीं देखा ना, बताता हूं। इसका कंपैरिजन होता है हाफ mv स्क्वायर से। यस, मैकेनिक्स में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ना। हाँ, तो इसमें जो काम मास करता था ना उधर, वही काम यहां पे इंडक्टर करेगा। क्या काम करेगा? रिजिडिटी, एसिडिटी नहीं रे, रिजिडिटी। क्या रिजिडिटी? रुक अब 2 मिनट अच्छी सी बात कर, फिर वीडियो खत्म करते हैं। देख एक पॉइंट यहाँ पे लिखवाना बाकी, इधर को लिखवाता हूं इसी के कोरस्पॉन्डिंग में। मास का क्या काम होता है ये सुनना ध्यान से। ये पढ़ाई तो है, बोर्ड वर्क तो है, लेकिन सोहम सर का ये जो प्रवचन है ना, ये दिल में उतरता है और यही चीजें अपने अंदर रह जाती है फिर। तो ये प्रवचन गौर से सुनना। मास का क्या काम होता है? मास का काम होता है टू होल्ड द पोजीशन। वो जिस सिचुएशन में है उसी सिचुएशन में ऑब्जेक्ट को रखना चाहता है, उसका मास। जैसे दीवार बहुत हैवी होती है ना, तो दीवार को लात मार नहीं हिलेगी ना, क्योंकि उसका मास बहुत है। तो मास चाहेगा कि मैं दीवार को ऐसे पकड़ के रखूं। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया भी बोल सकते हो उसको आप, रिजिडिटी भी बोल सकते हो, रिजाइड एकदम हिलेगा नहीं वहां से, इनर्शिया भी बोल सकते हो। जड़त्व, हाँ। तो ये जो रिजिडिटी का गुण होता है, इनर्शिया का गुण होता है ऑब्जेक्ट में, वो मास की वजह से होता है, राइट। मैकेनिक्स मामलों में वही काम यहाँ पे एल करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे मास क्या कर रहा है? सिचुएशन को चेंज होने से रोक रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मान ले एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा है, तो फिर मास का कुछ चलेगा नहीं और ऑब्जेक्ट निकल लेगा वहां से। जो काम मास वहां पे कर रहा है, सिचुएशन को नहीं बदलने दे रहा है, वही काम यहाँ पे इंडक्टर भी तो कर रहा है। करंट का अपोज, कि करंट बदलना चाहता है, इंडक्टर रोक रहा है ना कि भाई रुक, तुझे चेंज नहीं होना है। हाँ, इसलिए ये इलेक्ट्रिक मामलों में इनर्शिया है कि नहीं। तो इतना सा पॉइंट यहाँ पे डाल देना, मैंने जानबूझ के नहीं लिखा था। कंपैरिजन से अब समझ में आया ना? ठीक है दोस्त, तेरा स्क्रीनशॉट चाहिए पूरा, तो प्रॉपर एक स्क्रीनशॉट ले ले पहले। आ रहा है पूरा स्क्रीन? चलो 1 2 एंड 3। यू लाइक द वीडियो, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि सर मजा आ गया। और हाँ, वो आराध्या क्लासेस का ऐप गूगल प्ले स्टोर पे भूलना नहीं, ठीक है। चल बाय।